आज या होली खेल रहे हैं। सर कहीं कहीं आज भी लोग मनाते हैं, इसलिए हो सकता है। ओके, आज भी गलत दिन था होली। एक्चुअली कल मेरे से भी भूल हुई, मुझे पहले अनाउंस कर देना चाहिए था कि क्लास नहीं करेंगे। मेरी वाइफ को कुछ कंफ्यूजन हुआ, उन्हें लगा कि आज क्लास नहीं होगी, उन्होंने मेरा अलार्म स्विच ऑफ कर दिया, फिर पता ही नहीं चला। तो ये गुफ अप हुआ। मुझे लग रहा आज कुछ लोग ट्रेवल भी कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, हम ज़्यादा नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पुराना जो कुछ पढ़ा हुआ है, जिससे कि ओके हमारे सर। है ना किसी का मिस नहीं होगा। ओके। अगर बच्चे सब इकट्ठे हो जाए तो मुझे बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दूंगा, क्योंकि एक बार शुरू क्लास करने के बाद फिर मुझे याद नहीं रहेगा। ठीक है, और हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, जो जो तुम्हें याद रहेगा वो थोड़ा थोड़ा बोलते रहना। हाँ, घबराना नहीं और शर्माना नहीं, बोलना। तो तो हम भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कि जो भारत का पॉलिटी है, भारत की जो राजनीति है, वो किस तरीके से काम करती है। और जो हम राजनीति की बात करते हैं तो हम मॉडर्न आधुनिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो आज के समय की आधुनिक पॉलिटी है। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटी जो है, जिसके सिद्धांत पुराने समय की पॉलिटी या राजनीति से अलग हुआ करता था। पहले की राजनीति ज़्यादा मोनार्कियल थी, डिक्टेटोरियल थी, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के आसपास घूमती थी। परंतु इसमें एक गुणात्मक परिवर्तन, बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन 1700, 1800, 1900 या लेट 1800 से 1900 या 1950 के बीच में हम कह सकते हैं। ठीक है, 1800 से लेकर 1950 तक महत्वपूर्ण कुछ बदलाव आए, जैसे फ्रांस की क्रांति, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। फ्रांस की क्रांति ने हमें क्या दिया? फ्रांस की क्रांति मॉडर्न पॉलिटी में एक इम्पोर्टेंट चेंज दिया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट के अलावा इन जनरल उसने क्या बेसिक चीज दी? फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ? अगर आप ये याद रखेंगे ना, फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। 1791 93 के बीच में एक क्रांति हुई, तो इसमें हुआ क्या, मूलतः क्या परिवर्तन आया? कोई भी? फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था, किसी को नहीं याद? गुलिटन बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द है। गुलिटन का मतलब जो फरसा होता है ना, ऊपर से गिरा देते हैं, गर्दन कट जाती है, इसका बहुत इस्तेमाल हुआ। किसके लिए हुआ था ये गुलिटन का इस्तेमाल? नहीं, तो फ्रांस की क्रांति वहाँ के लोगों के वहां के लोगों ने क्या किया था? फ्रांस की क्रांति क्यों इतनी महत्वपूर्ण है हमारे दुनिया के लिए? राजा रानी का, जो आम जन थे उनके खिलाफ, राजा रानी के खिलाफ आम जन ने, जो किसान थे, मजदूर थे, मिडिल क्लास थे, छोटे मोटे उद्योग धंधे चलाने वाले लोग थे, उन्होंने मिलकर राजा रानी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, उनको पकड़ा और उनको कत्ल कर दिया, ये गुलिटन कर दिया। फरसा जो होता था उस गुलिटन से खत्म कर दिया। इसका महत्व क्या है? ठीक है, राजा रानी को खत्म कर देना, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है कि पहली बार पूरी दुनिया में, पहली बार जो मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी, मोनार्की थी, उससे पहले क्या थी? राजशाही थी। तो राजशाही को लोगों के द्वारा एक ओपन चैलेंज दिया गया। पहली बार किसी देश में, पूरी दुनिया में राजशाही सिस्टम को, उससे पहले सब कोई मोनार्क थे, हर कोई राजा को मानता था। तो मोनार्की को, जो राजशाही का शासन हुआ करता था, उस राजशाही को पहली बार खुली चुनौती आम लोगों के द्वारा दी गई, और सक्सेसफुल चुनौती दी गई। चुनौती तो पहले भी दी गई होंगी, परंतु सक्सेसफुल नहीं हुई। एक नए तरीके का नया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसके बाद स्टैब्लिश होना शुरू हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर इसमें ये थी, फ्रांस की
में क्यों हम उसको याद करते हैं, उसने राजशाह को, मोनार्क को हमने सबसे पहले एलिमिनेट किसी देश ने किया, तो वो इसलिए फ्रांस की क्रांति है। दूसरी बात ये कहता है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो तीन चीजें हैं हमारे संविधान का भी हिस्सा है। तो ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, एक जो नारा है कि लिबर्टी होनी चाहिए, वो यहाँ पर आया। आजादी, मुक्ति, आम जन की मुक्ति होनी चाहिए, आम जन की इक्वालिटी होनी चाहिए, उनके आपस में बराबरी होनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, और उनमें भाईचारा होना चाहिए। तो ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का आम जन के बीच में ऐसा होना चाहिए, ये नारा हमें किसने दिया? ये भी नारा हमें फ्रांस की क्रांति ने दिया। तो ये कुछ बहुत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव, ठीक है, पूरी दुनिया की राजनीति में इसने बदलाव किया, और देशों को इससे अब प्रेरणा, और लोगों को इससे अब प्रेरणा मिलने लगी। क्या किसी भारतीयों को भी इससे कोई प्रेरणा मिली? भारत में भी इससे हमने कोई प्रेरणा हासिल करी, कुछ किया गया? भारत में भी इस कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज किया गया, इसकी जानकारी पहुंची, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया डिफरेंट फॉर्म में। टीपू सुल्तान ने लिबर्टी का मंदिर बनाया। जो हमारे मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान, उन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, इस लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। बाद में जो यहाँ के लोग थे, जैसे यंग बंग, जो हम डेरोजियंस की बात करते हैं, वो इनसे प्रभावित थे। हमारे बाद का जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, ज्योतिबा फूले को हम सभी लोग बहुत याद करते हैं। ज्योतिबा फूले अमेरिकी जो सिविल वॉर मूवमेंट और फ्रांस के इस मूवमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो ये फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया की राजनीति को बदलने में बहुत बड़ा काम किया। दूसरी बड़ी क्रांति है वो है अमेरिकन क्रांति, अमेरिका की क्रांति। इसमें क्या हुआ था? अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या खास था? कोई बता सकता है? सर, जॉर्ज थर्ड जो थे, उनका जो शासन था, इसमें उसका एंड हो गया था। कहाँ पर? दोबारा ठीक बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर, जॉर्ज, जिनको थर्ड कहते हैं, जॉर्ज जो थर्ड है, ये कहाँ के उनका राजा जो थे? ये कहाँ के राजा थे? सर ये याद नहीं। याद रखो, देखो छोटी छोटी चीजें बहुत, मैंने कोई आपको बड़ी बात नहीं बताई ना फ्रांस की क्रांति पर, आप अगर उसे जटिल करके समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ पाएगा। बहुत सिंपल सी पर मेजर इवेंट है हमारी हिस्ट्री का, बहुत बड़ा इवेंट है। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने, अमेरिका की क्रांति ने जो महत्वपूर्ण बदलाव किया, अमेरिका भी जो आज यूएसए, कनाडा है, वो भी इस समय पर 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी थी। जैसे भारत एक कॉलोनी बना था, ऐसे ही अमेरिका भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश या उसकी कॉलोनी थी, ठीक है। वहां से जो भी रेवेन्यू वगैरह होता था वो इनको मिलता था, ब्रिटेन को। बेशक यहाँ पर अमेरिका में जो लोग थे वो ज्यादातर, जो शासन में कम से कम लोग थे, वो अमेरिकी यूरोपियन मूल के थे, परंतु जो शासन था वो ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का जो जॉर्ज आप बता रहे हैं, उन जॉर्ज का वहां पर शासन था अमेरिका में। इस शासन को उखाड़ फेंका गया इस अमेरिकन रेवोल्यूशन में। तो ब्रिटेन का जो साम्राज्यवाद था, जो साम्राज्यवादी विचार था, उसको सबसे बड़ी चुनौती, सबसे पहली चुनौती किसने दी थी? अमेरिका ने दी थी। जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसने ब्रिटेन को सबसे पहली चुनौती दी थी। उसने पहली बार इस साम्राज्यवाद के खिलाफ मतलब इकट्ठा हुए लोग, और उसको उखाड़ फेंका और अपने को ब्रिटेन से आजाद कर लिया। वो ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं रह गए, अपनी नीति वो खुद बनाने लगे। तो ये साम्राज्यवाद को सबसे पहली चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकन रेवोल्यूशन ने दी।
तो ये दूसरा महत्वपूर्ण जो हमारे राजनीतिक बदलाव हुआ जिसने साम्राज्यवाद का अंत किया वो था अमेरिकन रेवोल्यूशन। और तीसरी बड़ी क्रांति जो इस पूरे समय में 1700 से लेके 1900 के बीच में हुई है, 1950 के बीच में हुई है, वो सबसे बड़ी क्रांति है रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति। रूस की क्रांति में क्या हुआ था? कोई भी रूस की क्रांति? अच्छा, मैं मान नहीं सकता कि आप लोग किसी को रूस की क्रांति ना पता हो। कम से कम क्लास में ही हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोग बताएं। सर इसमें जो वर्कर थे उनका इसमें एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, शोषण हुआ था। यानी क्रांति का मतलब होता है हमेशा कुछ नया चेंज हुआ, तो वो क्या बड़ा बहुत भयंकर चेंज क्या हुआ? नहीं? अच्छा, ये अच्छी बात नहीं। सोशियोलॉजी, क्या चीज? सोशलिज्म को अडॉप्ट किया था, समाजवाद को अडॉप्ट किया था। और समाजवाद क्या होता है? बिल्कुल सही। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उन पे गवर्नमेंट अपना कब्जा करेगी। ठीक है, बहुत सही है, बिल्कुल ठीक। फिर उनको बराबर सब में बांटेगी, बराबर बांटेगी और उसको सबके वेलफेयर के लिए, किसी एक व्यक्ति के हित के लिए। जैसे आज के समय में क्या होता है, एक आदमी के पास 100 बीघा खेत है, 200 बीघा खेत है, 10 फैक्ट्रियां हैं, उससे जो कुछ प्रॉफिट, जो कुछ लाभ हो रहा है, उससे किसको फायदा होता है? किसी के पास 100 बीघा जमीन है तो उससे जो आमदनी होगी, उस आमदनी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? बताइए। आज के समय में अगर किसी के पास 100-200, भारत के अंदर में 500 बीघा 200 बीघा खेत है किसी के पास, उससे जो आमदनी होगी उससे किसके पास, किसको मिलेगी वो आमदनी? आप लोग बोलते नहीं है, बोलना चाहते नहीं है। शाबाश, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं जब तक आप जवाब नहीं दे रहे हैं इस बात का। इंतजार करने के लिए तैयार हूं। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मेरा सवाल है कि हमारे देश में किसी के पास बहुत, मान लीजिए 500 बीघा जमीन है। आज के समय में आपके पास 500 बीघा जमीन है। उस 500 बीघा जमीन का जो भी आमदनी उससे पैदा होगी, जो प्रॉफिट आएगा, वो किसको मिलेगा? सर जो वर्कर होंगे। वर्कर होंगे। आज के समय में भारत के अंदर तो जो ओनर होंगे, 500 बीघा जमीन है, आपकी जमीन है, 500 बीघा जमीन का पैसा किसको मिलेगा? उससे जो आमदनी आएगी जिसकी वो लैंड है उसको ही मिलेगा। जिसकी लैंड है उसको मिलेगा, ठीक है, जिसके नाम पर वो कागज है। जबकि समाजवाद में क्या होगा? और अगर समाजवादी सिस्टम होता तो क्या होता? वो 500 बीघा से जो आमदनी, सभी को इक्वल, वो संपत्ति सब, वो जो भी होने वाला प्रॉफिट है वो लोगों में बांट दिया जाता, तो किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। यही एक फर्क होता है समाजवाद में और हमारे जो भी पूंजीवादी सिस्टम होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें ये डिफरेंस होता है। प्राइवेट ओनरशिप होती है, उसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है। उसमें अगर परफेक्ट समाजवादी सिस्टम होगा तो उसमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये दोनों में अंतर है। इस अंतर को पहली बार स्थापित किया गया था। ये आज भी बहुत बड़ा अंतर है, आज भी ऐसा ज्यादातर देशों में कहीं नहीं होता है। जबकि अगर
तर्क के साथ देखें तो ऐसा होना चाहिए। अगर हम परफेक्ट इक्वालिटी की बात करते हैं तो परफेक्ट इक्वालिटी में ऐसा होना चाहिए भाई, जो केवल एक व्यक्ति, केवल जिसके नाम वो जमीन संपत्ति है, तो उसके कारण ही वो उसका पूरा एक्सप्लॉयटेशन करने का उसको अधिकार मिल जाए, ये आइडिया बहुत अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, एक तरफ लोग बहुत मुसीबतों का सामना कर रहे हो और दूसरी तरफ एक आदमी 500 बीघा जमीन में उसे करोड़ों रुपए का आमदनी हो रही होगी, और वो करोड़ों रुपए का क्या करेगा, व्यर्थ करेगा, गाड़ी खरीदेगा और बेकार का खर्चा करेगा। दूसरी तरफ और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भूखे मर रहे होंगे। तो ये जो क्रूरता है, ये बहुत ही बुरी क्रूरता है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो रूस की क्रांति थी उसने इस सवाल को स्थापित किया। रूस की क्रांति ने समाजवाद को स्थापित करने की कोशिश की और किया गया, सक्सेसफुली किया गया। और आने वाले समय में तो रशिया यूएसएसआर जो बना, उसके द्वारा पहली बार एक नया समाज, एक सिस्टम शुरू हुआ जिसमें जो रिसोर्सेज थे वो लोगों के हाथ में थे। जार को खत्म कर दिया गया, जार को खत्म करके वहां पर ऐसी एक सरकार लाई गई जो लोगों के अंदर में, इसके अपने बहुत सारे फ्लॉज भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम सब कुछ दोष से परे था, इसमें बहुत सारे दोष भी थे, परंतु उन दोष के बावजूद अपने आप में एक एडवांसमेंट है। तो ये राजनीतिक बदलाव हमारे समय तक हो चुके थे, और जब हमने अपना राजनीतिक सिस्टम बनाया तो हमारे पास सभी तरीके, तीनों चीजों से कुछ सीखने को था। जो भी समाज दुनिया में घटनाएं घट चुकी थी उनको बहुत कुछ सीखने को था, और अपने इतिहास से भी हमारे पास सीखने को था। तो पहली चीज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो रेगुलेटिंग एक्ट, उसका एक पहला स्टेप है जो भारत के अंदर में इस तरीके के लिखित कानून का एक सिस्टम अंग्रेजों द्वारा शुरू हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जा सकता है। 1773 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है। उसके बाद चार्टर एक्ट आए 1793, 20 साल में चार्टर एक्ट आए। 1897 के बाद 1898 में जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, उसने सीधा सभी शक्तियों को, सब पूरे प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके तहत वो सारा का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, उसका नाम कुछ और था। तो वो एक्ट पास हुआ 1858 का, और जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर अपने हाथ में लिया गया। उसके बाद में इंडिया काउंसिल एक्ट आए 1861 का, इंडिया काउंसिल एक्ट है 1891 का, और 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट। उसके बाद 1909 का एक कानून आया, और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ये दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और फाइनली 1947 में भारत को आज़ाद किया गया, जिसमें, और इन्हीं सभी कानून का भी हमारे जो हमारा सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर बहुत सा प्रभाव रहा। ये जो अंग्रेजों का जितना कुछ पुराना लॉ था, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर, तो सभी का कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो एक प्रोसेस बनने लगा, उस प्रोसेस को पर इसका प्रभाव रहा। इसके अलावा जो भारत के इंटरनल मैकेनिज्म थे, उनमें नेहरू रिपोर्ट जो कांग्रेस ने 1928 में पास की थी, उसका भी हमारे शासन पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर विशेष प्रभाव रहा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बार मांग की गई थी अंग्रेजों द्वारा, वो पहली बार एम.एन. रॉय ने 1934 में ये आइडिया दिया था कि हमारी संविधान सभा होनी चाहिए। 1940 में पहली बार जो है अंग्रेजों ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया कि यस, हम लोग जो है भारतीयों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। 1946 में ये पहली बार ये गठित हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे वो लोग इनडायरेक्टली चुने गए थे, डायरेक्टली चुने नहीं गए थे, जिसमें कि 379 सदस्य हुआ करते थे, 389, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया से या प्रोविंशियल असेंबली से आए थे, और बाकी प्रिंसली स्टेट से। जब भारत आजाद हुआ तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सदस्य संख्या घटकर
ठीक है, 299 ही रह गई थी क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था, तो जो पाकिस्तान के क्षेत्र में आने वाले मेंबर थे वो उस ओर चले गए थे। पहले जो इंटरिम प्रेसिडेंट, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटरिम प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा बने, और उसके बाद 11 दिसंबर 1900 पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट चुन लिए गए। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया जिसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 26 नवंबर 1949 को ये कानून 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को इसे हमने अपने देश के लिए अडॉप्ट कर लिया, उसे एनेक्ट कर लिया, अपने को समाहित कर लिया, और सभी के सभी सारे के सारे क्लॉजेज 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुए थे। कुछ प्रावधान पूर्णतः पूरी तरीके से वो इफेक्टिव हुआ 26 जनवरी 1950 को। हमारे जो संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं, यहाँ पर उनकी चर्चा है, इनको हमने पहले चर्चा कर लिया। अगर हम अपने संविधान की बात करें, सोर्सेस की बात करें, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमें फंडामेंटल राइट, जुडिशियल इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसका प्रोसेस हमने अमेरिकी संविधान से अपनाया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपनाया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ की कानून किस तरीके से रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रणाली क्या होगी। तो मूलतः जो हमारा संविधान है उसके जो प्रोसीजर है वो ज़्यादातर करके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP का सिद्धांत लिया है। अपने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट का सिद्धांत अपनाया है। कनाडा के सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे भारत एक फेडरल स्टेट है, ठीक है, एक संघीय देश है, परंतु ऐसा संघीय देश है जिसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो रेजिडुअरी पावर, नॉर्मली बाकी सभी फेडरेशन में जो रेजिडुअरी पावर्स होती हैं, जो बाकी शक्तियां होती हैं, वो स्टेट के अंदर समाहित होती हैं, परंतु यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ बाकी सभी शक्तियां सेंटर के अंदर समाहित होती हैं, जिससे सेंटर को अतिरिक्त रूप से शक्ति प्राप्त होती है। हमने जो जर्मनी का वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हिटलर के से पहले हुआ करता था, उसके अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस को अपनाया है। हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस का जो आइडिया जो हमारे प्रीएम्बल में अपनाया गया है उसे लिया है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जिसकी मैंने अभी बात की थी, वो अपनाया है और रिपब्लिक का आइडिया अपनाया है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस यानी कि आर्टिकल 368 अपनाया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इस साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कि कोई भी काम जो होगा हमारे देश में वो कानून सम्मत होगा, बिना कानून के बिना कुछ नहीं होगा। ये हमारा प्रीएम्बल है जिस पर हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आप लोग उसे याद रखेंगे। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इन फंडामेंटल राइट्स का एक बेसिक औचित्य है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट, सबसे पहली बात, एक मूलभूत बात जिसको एक्सेप्ट करते हैं, वो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति के, हर नागरिक के, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, तथाकथित ऊंची जाति का हो, तथाकथित निम्न जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसके बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद हर व्यक्ति के अपने कुछ बुनियादी अधिकार हैं। ये बुनियादी अधिकार उसको एक इंसान होने के नाते, एक जीव होने के नाते प्राप्त है। नेचुरल राइट्स है, जो कुदरतन राइट्स है। हमें किसी व्यक्ति ने, किसी चीज ने नहीं पैदा किया, इस मदर नेचर की हम संतान हैं, ठीक है।
तो जिसकी हम संतान हैं उसने ही ये सब अधिकार हमें दिए हैं कि भाई हमें रहने के लिए घर मिलना चाहिए, हमारे पास खाने के लिए भोजन मिलना चाहिए। जो खाने का भोजन है वो कोई और नहीं देता, मदर नेचर देती है। धूप, बिजली, पानी, जो हमारी भौतिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने का साधन हमें कोई बाहरी शक्ति नहीं देती, हमारी मदर नेचर देती है। तो वो हमारे को ये सब देती है और उससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो हमें इससे वंचित नहीं कर सकती। दूसरा, ह्यूमन राइट कि हम कुछ इंसान होने के नाते राइट्स हैं। फिर संविधान सम्मत कुछ राइट है कि हमने एक सिस्टम, एक इक्वालिटी का सिस्टम बनाया है, उसके चलते हमारे पास एक विधान, एक कानून बनाया गया, उस कानून के चलते सबको वो अधिकार है। जैसे हमारा वोट देने का अधिकार, कोई भी हमें हमारे वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता जब तक कि कोई खास प्रोसीजर ऑफ लॉ, कोई कानून सम्मत प्रक्रिया नहीं दी गई हो। इसके अलावा भी कुछ स्टैच्यूरी राइट्स हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी का अधिकार, भोजन का अधिकार, ठीक है, कि सबको फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए। अब देखें तो वैसे ये एक नेचुरल राइट है। भोजन हमें कोई नहीं देता है, ये कुदरत से मिलता है। ये लोगों ने भोजन पर कब्जा कर रखा है, इसलिए लोगों को भोजन नहीं मिलता। रोजगार का राइट, तो ये सब अधिकार हमें नेचुरल प्रोसेस में प्राप्त हैं, इन्हीं का रिकॉग्निशन है फंडामेंटल राइट। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो हमारा स्टेट है, उस स्टेट के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास भी है। कहीं स्टेट में कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई किसी के मन में ये गलतफहमी ना बन जाए कि नहीं हम सबसे ऊपर है। जैसे राजा को एक गलतफहमी, मोनार्क को एक गलतफहमी होती थी, वो ये मानता था कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भाई आप उस पूरे सिस्टम का एक हिस्सा है, आप भी हमारे और आपके जैसे एक साधारण इंसान है। कोई राजा, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई अफसर कोई शक्तियां लेके पैदा नहीं होता है, ठीक है। आप भी हम में से एक है और आपको उस काम की जिम्मेदारी दी गई है। इससे आप किसी भी तरीके से हमसे अलग नहीं हो जाते हैं। तो इस बात का रिकॉग्निशन है और ये भी उस पर भी कंट्रोल है कि भाई कहीं वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, कुछ लोगों को हम इस पूरे सिस्टम में कुछ शक्तियां देते हैं, तो जिनको शक्तियां देते हैं वो कहीं उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करने लगे, तो उन पर भी सीमाएं लगा दी गई हैं कि भैया आप ऐसा फालतू काम नहीं कर सकते हो। तो वो हमारे को ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स को हम अलग अलग हिस्सों में बांटें तो आर्टिकल 14 से 18 हमें राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, अर्थात बराबरी का अधिकार, कि सब बराबर है, हम सब बराबर है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। राइट टू फ्रीडम की बात होती है 19 से 22 आर्टिकल में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी का शोषण नहीं होगा, ना है बच्चों का 23 और 24 आर्टिकल में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबको अपने धर्म की को मानने की छूट है, ठीक है, 25 से 28 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 में। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो कैसे काम करेगा, वो हमें प्रदान करता है हमारा आर्टिकल 32 से 35, ठीक है। आर्टिकल 14 हमारा है जो हमें प्रदान करता है राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। हम सभी लोग कानून के समक्ष बराबर हैं, कोई कानून के समक्ष छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, कमजोर से कमजोर आदमी हो, हर कोई इस कानून के समक्ष बराबर है। आर्टिकल 15 जो कि हमारे डिस्क्रिमिनेशन को, कि किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के जाति, नस्ल, धर्म, जेंडर, लिंग या जन्म के स्थान पर उसका किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। 16 आर्टिकल बताता है कि जो सरकार है जब हमें रोजगार देगी तो किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आधार पर नहीं कर सकती है। आर्टिकल 17 कहता है कि किसी भी प्रकार का छूत छात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 18 कहता है
कि हमें जो टाइटल्स हैं, ठीक है, जो पद है या जो उपनाम, टाइटल, रिवॉर्ड है, वो खत्म किए जाते हैं और केवल कुछ अवार्ड्स हैं जो सरकार देती है वही हो सकते हैं। उसके अलावा कोई जो उपनाम, राय बहादुर और पता नहीं क्या क्या होते थे, वो सब खत्म किए गए। राइट टू फ्रीडम, हम सब के पास अपने लिए कुछ अधिकार होंगे, आज़ादी के कुछ अधिकार होंगे। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक दिए गए। 19 में हमें तरह तरीके के अपने आप को बोलने का, स्पीच एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है, मूवमेंट का अधिकार, तमाम तरीके की जो आज़ादियां हैं, व्यक्तिगत आज़ादियां आर्टिकल 19 में हमें दी गई हैं। आर्टिकल 20 में हमें अपराधों से यदि किसी को अरेस्ट किया जाए, कन्विक्ट किया जाए, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान की गई है। जैसे कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो पुरानी डेट से लागू किया जाए। किसी भी आदमी को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी और किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 है जो हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। सबसे महत्वपूर्ण ये अधिकार है हमारा, और ये विशेष से विशेष परिस्थितियों में ये खत्म नहीं होता। आर्टिकल 22 है, ये हमें, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया हो तो उस परिस्थिति में कुछ प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि 24 घंटे के भीतर जज के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो हमारी स्टेट है उसको अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 24 है जो चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकते हैं। 25 की कोई जरूरत नहीं है या छोड़ देते हैं। आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार हमें देता था, वो अधिकार खत्म कर दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ये सब और महत्वपूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 32 जो हमारे को वाकई में इन फंडामेंटल राइट्स को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 32 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, उपचारों का अधिकार, जिसके अंदर आर्टिकल 22 के अंदर कितने रेट होते हैं? 5 कितने होते हैं? 5 रेट होते हैं। कौन कौन से? हेबस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरारी, क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन, ठीक है। ये 5 रेट्स होती हैं जो लागू किसी भी व्यक्ति पर की जा सकती हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। डीपीएसपी 36 से 51 तक है, जिसमें अलग अलग तरीके के जो समाजवादी विचार हैं, गांधीयन विचार हैं और जो उदारवादी विचार हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया है। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 51A जो हमें प्रदान करता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, परंतु बाद में 42वें अमेंडमेंट के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया। 10 ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी होती थी, जिनको हमें पालन करना अति आवश्यक है, परंतु दुख की बात यह है कि हम अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है, ठीक है, कि हम अपनी वैज्ञानिक सोच बनाएंगे, किसी का उत्पीड़न नहीं करेंगे, गैर बराबरी नहीं करेंगे, ये सारी चीजें, भाईचारा बनाएंगे, ये सब चीजों से हम परे हैं। हम अपनी व्यक्तिवादिता में जरूरत से ज्यादा लिप्त हैं। इसके बाद पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट कैसे बनाए जाते हैं, उनको बनाने का क्या क्या प्रावधान, किस किस तरीके के आर्टिकल काम करते हैं। फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट की भी बात की थी कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे सिस्टम में कैसे काम करते हैं और कैसे यदि कोई डिस्प्यूट होगा तो कौन उनका निपटारा करेगा। ये हम कंपैरिजन कर रहे थे। हाँ, अब यहाँ पर हम थे कि हमारे देश में 2 सिस्टम, मतलब हम 2 सिस्टमों से परिचित हैं दुनिया में। जो राजनीतिक सिस्टम होते हैं, 2 प्रकार के राजनीतिक सिस्टम होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो
जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या अंतर है? क्यों ये दो अलग अलग तरीके के सिस्टम हैं हमारे पास? में क्या अंतर होता है? सर पार्लियामेंट जो है कोई लॉ बनाती है। करेक्ट। और सर पार्लियामेंट में पीएम के पास ज़्यादा पावर होती है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती है और प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है कहाँ पर? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली, करेक्ट, ठीक है। यस सर, और इसमें जो है ना प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है एंड पीएम रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए बुनियादी जो फर्क है वो है यहाँ पर हमने अपना सिस्टम बात किया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इंटरनेशनली दुनिया में जब मोनार्कियल सिस्टम खत्म हुआ और जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम पैदा हुआ, उस मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में इस बात को समझा गया कि भाई एक व्यक्ति, एक संस्था के पास सारी शक्तियां मत दो। अगर किसी एक व्यक्ति, मोनार्की में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सारी शक्ति एक व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित कर देते हैं, जिससे उसके बेलगाम होने की पूरी संभावना रहती है। वो पूरी तरह से बेलगाम हो सकता है। वो जो चाहे कानून बनाए, जैसे चाहे उसे लागू करे और जब चाहे जो चाहे उसका न्याय करे। तो सारी शक्तियां उसके अंतर्गत निहित होती हैं और वो लोगों के लिए, आम जन के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। इसी चीज में बदलाव करने के लिए जब इसको बहुत लंबे समय लोगों को समस्याएं हुई, लोगों ने उसके खिलाफ क्रांतियां की और फोर्सफुली जब उस सिस्टम को बदला तो ये समझा गया कि नए सिस्टम में ये चीज रखी नहीं जानी चाहिए कि कोई आदमी ऐसी बदमाशी कर सके। हर एक आदमी के ऊपर, राजा के ऊपर, कोई भी सरकार हो, उसके ऊपर म्यूचुअल चेक्स होने चाहिए। एक दूसरे पर चेक बने रहने चाहिए, एक दूसरे को हर कोई कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं परंतु फिर भी एक दूसरे को रोक रहे हैं। कोई भी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसको रोक सकता है। ठीक है, जुडिशरी है, अगर एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम करे फैसला दे सकती है, लेजिस्लेटिव भी उसको फैसला दे सकती है। अगर जुडिशरी गलत काम करे तो उसे कौन रोकेगा? अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत कैद कर देगा तो फिर कौन उसको रोकेगा? लेजिस्लेचर, करेक्ट। हमारा जो लेजिस्लेचर है उसके पास शक्तियां हैं। क्या क्या शक्तियां हैं लेजिस्लेचर के पास? सबसे पहले तो जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो रिमूवल की शक्ति है वो किसके पास प्राप्त है? कल मान लो जजेस लोग, कोई जुडिशरी, कोई जज बिल्कुल पागलपन वाली हरकतें करने लग जाए तो उनको कौन रोक देगा? कौन उनको हटा सकता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर संसद भवन में एक इम्पीचमेंट मोशन मूव करेगा और उनको इम्पीच कर दिया जाएगा, उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। एक दूसरा कि वो उनके द्वारा अगर कोई गलत इंटरप्रिटेशन की गई है तो लेजिस्लेचर उस कानून को पूरी तरह से नए तरह से बना सकता है, नया कानून पास कर सकता है जिसमें इंटरप्रिटेशन की कोई गुंजाइश, गलत इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश ही ना रहे। तो ऐसे भी लेजिस्लेचर उसको रोक सकता है। एग्जीक्यूटिव है, उस पर दोनों लेजिस्लेचर और जुडिशरी का कंट्रोल है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें तीनों को एक दूसरे के जरिए रोका जाता है। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कंट्रोल होना चाहिए। परंतु अगर हम भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? हमारा जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ रहा है? एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर।
एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जो 75 मिनिस्टर बनाए जाएंगे वो कहां से बनाए जाएंगे, कहां से चुने जाएंगे 75 मिनिस्टर? लेजिस्लेचर से ही चुने जाएंगे। लेजिस्लेचर से चुने जाएंगे, ठीक है। ये संसद में से ही तो, लोकसभा राज्यसभा में से ही 75 लोगों को चुना जाएगा, इन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। तो जो हमारा लेजिस्लेचर है इसी का एक सबसेट है एग्जीक्यूटिव। अब इसका सबसेट होना, और ये एक रूलिंग पार्टी का भी चक्कर है। यहाँ पर एक रूलिंग पार्टी है कि भाई एक सत्ता दल है, उस सत्ता दल के अंदर से ये एग्जीक्यूटिव निकलेगा। जो जीता हुआ दल है, इधर अपोजिशन पार्टी है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये जो इसके पास, जिसके पास 300 सदस्य हैं, इन 300 सदस्यों में से एक नया एक व्यक्ति होगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और वो अपने आप बाकी 75 मिनिस्टर्स को चुनेगा। अब ऐसे में जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव पर क्या कोई रियल चेक बन सकता है? वही जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस रूलिंग पार्टी का हेड भी है, जो पार्टी जीती है उसी का हेड भी है। तो वो रूलिंग पार्टी अपने ही हेड के खिलाफ कैसे जा सकती है? अगर आज के कंटेक्स्ट में भी देखो तो क्या ऐसा संभव है कि जो एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है आज के समय में? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। तो क्या प्राइम मिनिस्टर पर हमारा जो लेजिस्लेचर है, हमारा जो संसद है, या वो किसी तरह से कंट्रोल कर सकता है? क्या ये कंप्लीटली नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली में नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी उनके पास है। भाई जो विजयी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी के पास 300 से ज्यादा सदस्य हैं, वो अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कैसे चले जाएंगे? जा भी नहीं सकते। अगर कोई वो जाएगा भी तो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगी? रिट, एक क्या इशू करते हैं जो संसद में अपने सदस्यों को कंट्रोल करने के लिए, विप, सॉरी रिट कह रहा हूँ, विप, ठीक है, विप जारी कर देगी बीजेपी पार्टी कि सभी को इनके फेवर में वोट देना है। हर सदस्य को, चाहे वो ना भी चाहता हो, तब भी उसी को वोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो विप का सिस्टम होता है। तो ऐसे में जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल लगभग ना के बराबर है, क्योंकि ये लोग जो अपोजिशन पार्टी हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये कुछ खास कर नहीं सकते हैं, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक ही हैं। तो ऐसे में जो कंट्रोल है वो बहुत कम रह जाता है। दूसरा सिस्टम इसी का वेरिएशन प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जैसे यूएस में क्या होता है, यूएसए में क्या होगा, हमारे पास एक प्रेसिडेंट है जो कहां से आया है? डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुनकर आया है। लोगों ने डायरेक्ट इलेक्शन किया, प्रेसिडेंट को चुन दिया। अब प्रेसिडेंट साहब आ गए हैं, पहले ट्रंप जी थे, अभी बाइडेन जी हैं, तो वो प्रेसिडेंट चुनकर डायरेक्ट लोगों के द्वारा आए हैं। दूसरी तरफ लेजिस्लेचर यानी कि सेनेट है, वहां संसद को सेनेट बोलते हैं, तो वो सेनेट है। और तीसरी तरफ जुडिशरी है वहां पर। अब ये जो सेनेट है, प्रेसिडेंट जो है सेनेट का पार्ट नहीं है, बल्कि आंसरेबल है। प्रेसिडेंट को सेनेट के समक्ष अपने जो प्रस्ताव होंगे वो रखने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर वो अस्वीकार हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए मुश्किल समय हो सकता है। तो उसको अपनी सेनेट को, जो कांग्रेस है वहां की, उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। वहां की कांग्रेस को उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर उस कांग्रेस को साथ लेकर नहीं चलेगा तो वहां का प्रेसिडेंट बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा और वो शासन नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सिस्टम वहां चेक एंड बैलेंस का है, और वहां लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है प्रेसिडेंट फिर अपने आदमियों को अपनी मर्जी से चुनता है जिसको वो बनाना चाहता है। तो प्रेसिडेंट वहां पे एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बट आंसरेबल अथॉरिटी है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यही सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। जैसे इंग्लैंड में हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ एक राजा होता है, रानी होती है, और बाकी फिर उसके प्राइम मिनिस्टर, सेनेट होते हैं। वो सिस्टम हमने फॉलो किया है अपने देश में। तो हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में होती है
वही सरकार बनाती है। तो लेजिस्लेचर में जिसकी मेजॉरिटी है वही एग्जीक्यूटिव बनेगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर बहुत कम रह जाता है, ना के बराबर रह जाता है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड देन दे आर अकाउंटेबल। यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं, यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारी अकाउंटेबिलिटी का, यहाँ डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर के प्रति। ठीक है, यहाँ पर लोअर हाउस कैन बी डिसॉल्व बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। ठीक है, जो 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 लोकसभा है उसे डिसॉल्व किया जा सकता है 5 साल से पहले। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? एक लोकसभा का 5 साल, 5 ईयर। तो क्या इसे 5 ईयर से पहले खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है कुछ परिस्थितियों में। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में से भंग नहीं किया जा सकता। हमारे देश में किसको भंग नहीं किया जा सकता? अपर हाउस को भंग नहीं किया जा सकता, जिसमें अपर हाउस या राज्यसभा में जहां पर एक सदस्य 6 साल के लिए चुना जाता है, तो वहां उसे भंग नहीं किया जा सकता। यहाँ सिस्टम लेस स्टेबल होता है, यहाँ सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ एग्जीक्यूटिव डबल रोल प्ले करती है, डुअल रोल, लेजिस्लेचर का भी रोल प्ले करती है और एग्जीक्यूटिव का। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रियल और डायरेक्ट है। तो ये दोनों सिस्टम अलग अलग तरीके के सिस्टम हमारे सामने हैं। अगर हम भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम भी, सभी पार्लियामेंट्री सिस्टम एक जैसे नहीं है, तो अगर हम भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो उनमें क्या क्या अंतर है? नंबर 1, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है? हमारा सिस्टम जो है वो हेड ऑफ स्टेट के द्वारा, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ जो हेड होता है, जो राजा होता है, वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है, रिपब्लिक है। ठीक है, यहाँ पे मोनार्की है, एक व्यक्ति जो परिवार के अनुसार, परिवार के जन्म जन्मांतर तक वही उसी से मोनार्कियल सिस्टम में राजा बनता रहेगा। यहाँ संविधान की सुप्रीमेसी है। हमारे सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊपर कौन है? संविधान, हर कोई इसके नीचे है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है। यहाँ पर मिनिस्टर जो है किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम किसी भी व्यक्ति को, किसी बाहरी व्यक्ति को भी अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो वो उसको मिनिस्टर बना सकते हैं। कल अगर प्राइम मिनिस्टर का मन करे कि ABC पर्सन है, इसको लो और इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो वो बना सकते हैं, वो मिनिस्टर बना दो तो उसको मिनिस्टर बना सकते हैं। ऐसी शक्ति उनको हमारे संविधान के अंतर्गत है। परंतु ऐसा 6 महीने के लिए होगा। 6 महीने के भीतर उनको MP का इलेक्शन जीतना होगा, चाहे राज्यसभा से या लोकसभा से, तभी वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, अन्यथा उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। और 6 महीने तक वो बिना किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे भी कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है। तो मिनिस्टर बनने के लिए आपको किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल अंग्रेजी उसमें सिस्टम में केवल मिनिस्टर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वही मिनिस्टर बन सकता है। यहाँ PM किसी भी हाउस से हो सकता है। हमारे में इसमें राज्यसभा से भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ब्रिटिश सिस्टम में राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, केवल लोअर हाउस से, यानी कि केवल डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। यहाँ एक शैडो कैबिनेट का कोई हमारे देश में कंसेप्ट नहीं है। यहाँ एक शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट है। व्हाट इज शैडो कैबिनेट? सर, जो कैबिनेट के पैरेलल में चलती है। ओके, कैसे होती है, क्या करती है काम? सर, ये शायद अपोजिशन पार्टी की होती है। ओके, करेक्ट। ऐसा होता है कि जैसे हमारी एक कैबिनेट होती है, एक व्यक्ति है जिसके पास फाइनेंस मिनिस्टर
है, एक व्यक्ति डिफेंस मिनिस्टर है जो कि सत्तारूढ़ दल से होता है। सत्ताधारी दल का एक व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर ऐसे रहता है। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां क्या होता है, ऑपोजिशन का दूसरा दल जो है, वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। तो वहां जो दूसरा दल जो होता है वो दूसरे दल से सेम एक व्यक्ति के पास फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो, जो ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर होगा उसके पास रहेगा। एक व्यक्ति के पास पोर्टफोलियो नहीं रहेगा, मतलब एक शैडो कैबिनेट की तरफ से। तो अगर कोई भी इशू फाइनेंस रिलेटेड है तो ऑपोजिशन की तरफ से वो उस इशू को, फाइनेंस के इशू को देखेगा, डिफेंस के इशू के लिए कोई दूसरा व्यक्ति होगा, होम के इशू के लिए कोई दूसरा व्यक्ति होगा। तो एक तरीके से वो शैडो कैबिनेट के तौर पर काम करती है। और मान लो सत्ता बदल जाती है, कल दूसरा दल जीत जाता है, तो क्या होगा, वो व्यक्तियों के पास काफी संभावना है कि उन व्यक्तियों के पास वही चार्ज दे दिया जाए। ठीक है, तो ये वहां पर डिफरेंस। तो ये हमारा हुआ दोनों में डिफरेंस। अच्छा, अब जो संसदीय व्यवस्था है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या हमारे पास कोई इसका लाभ है इस पार्लियामेंट्री सिस्टम का? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में बेनिफिट ये होता है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य बना रहता है, दोनों एक साथ मिलकर। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट, अब इससे दोनों में आपस में बनी हुई है। अब मान लो किसी कारण से कोई ऐसा प्रेसिडेंट चुना जाता है जो जिसको संसद पसंद नहीं करती। अब दोनों क्या क्या कर सकते हैं? मान लो संसद ने क्या किया कि ठीक है, हम आपको बजट नहीं देते, बजट तो हमें पास करना है, हम आपको बजट ही नहीं दे रहे, और वो प्रेसिडेंट बैठा हुआ है बिना पैसे के। तो ऐसे में सामंजस्य नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट किसी तरीके का कोई बदलाव, रिफॉर्म लाना चाहता है, परंतु उसके लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता है। जीएसटी लानी है किसी प्रेसिडेंट को, कोई सोचता है कि जीएसटी आ जाएगा तो अच्छा। तो पर जो कांग्रेस है, ठीक है, वो सहमत नहीं है, वो कहते हैं ना हमें नहीं लाना है। और आपस में उनमें टकराव है, चाहे कभी कभी पर्सनैलिटीज का टकराव होता है, कभी ईगोज का टकराव होता है। तो इसके कारण भी दोनों में आपस में लड़ाई रहती है और वो एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाते हैं और उससे नुकसान देश को हो सकता है। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का डिसएडवांटेज है। ठीक है, यहाँ पर निरंकुशता कम होगी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है वो ज्यादा निरंकुश हो सकता है, क्योंकि उसे एक बार इलेक्शन लड़ना है। जब वो इलेक्शन जीत गया तो वो अगले 5 साल, 4 साल, 10 साल, 8 साल, जितना भी समय उसका कार्यकाल है, उस समय में वो निरंकुश होने की संभावना बनी रहती है। परंतु जो ये वाला सिस्टम है, इसमें उसको लेजिस्लेचर को जवाब देना है, तो इसलिए वो निरंकुशता कम रहती है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है। ठीक है, अगर कोई सरकार में किसी तरीके का कुछ बदलाव हुआ, जैसे कभी कभी पीछे हुआ भी है कि कोई दल अल्पमत में आ गया, तो दूसरा दल भी उसके बाद सरकार बना सका है। तो ऐसा भी कई बार हमारे यहाँ होता रहा है। जो प्रतिनिधित्व है वो वाइडर है, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक व्यक्ति है, वो डायरेक्टली जीतता है, और जीतने के बाद में वो कितना रिप्रेजेंटेटिव है हम उसके बारे में नहीं कह सकते। जबकि यहाँ पर भाई 75 आदमी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है। अब 75 मिनिस्टर्स अलग अलग लोगों के समुदाय से आ सकते हैं, अलग अलग राजनीति से आ सकते हैं। तो दोनों में अपने अपने तरीके के कुछ फायदे और नुकसान हैं। और इसके क्या क्या दोष क्या क्या हो सकते हैं, क्या दिक्कतें हो सकती हैं? इसमें जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये लेस स्टेबल होता है। स्थायी सरकार, क्योंकि वो पूरी तरह से लेजिस्लेचर पर निर्भर करती है। लेजिस्लेचर का जब दिल करेगा तो उसे अल्पमत में ला सकता है। कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अल्पमत में आएगी और उसकी सरकार गिर जाएगी, फिर हम कहेंगे अरे वो तो सरकार गिर गई।
इसमें फिर नीतियां के भी लिए भी अनिश्चितता रहती है। मंत्रिमंडल निरंकुश हो सकता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर निरंकुश हो जाए तो उसे कंट्रोल करने के लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निरंकुश तरीके से काम करने लगे कि हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे, तो उसे रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर कोई निरंकुश हो जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए, पर यहाँ पर वो सिस्टम मौजूद नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर जो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, वो सेपरेशन ऑफ पावर क्लियर कट नहीं है, तो उससे जो है समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों के भीतर में, और अगर आपका यहाँ कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? चलिए, तो हम लोग 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं और 5 मिनट में फिर शुरू करते हैं। सर आपका साउंड नहीं आ रहा। सर म्यूट है आपकी तरफ।
वैसे मैं कुछ देख रहा था। चलो तो शुरू करें। यस सर। ओके, तो इसके आगे हम बात कर रहे थे, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम कुछ क्लियर हैं कैसे कैसे हम कर सकते हैं। बेहतर कुछ हम समझ पाए? कोई सवाल किसी का इससे संबंधित? ठीक है। ये हमने ये कर लिया। इसके बाद अगर हमने अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर दोनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऊपरी तौर पे देखा जाए तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें है आर्टिकल 74। कहाँ से कहाँ तक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आर्टिकल्स हैं? कौन से भाग में है? चैप्टर में, सॉरी, भाग में चैप्टर। कौन बताएगा? कोई नहीं? किसी ने चैप्टर याद नहीं करे? सर 52 से 78 जो है एग्जीक्यूटिव है यूनियन में, चैप्टर फर्स्ट में ही है। ओके, उसके बाद चैप्टर फर्स्ट के बाद सर चैप्टर 2 में पार्लियामेंट है। कहाँ से कहाँ आर्टिकल तक? 79 से 122। ओके, चैप्टर 3 लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123। 123 एक ही है? यस सर, वो लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 लिया गया। फिर उसके बाद जो आता है यूनियन जुडिशरी 124 से 147 आ जाता है। फिर एक और CAG। हाँ, CSG जो है 148 से 151 है। ठीक है, तो हमारा जो 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 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी? ये हमें देखने के लिए रेफर करना होगा आर्टिकल 74। ठीक है, आर्टिकल 74 हमें ये बताता है कि आर्टिकल 74 के अंतर्गत ये दिया गया है कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड करेगी और एडवाइज करेगी। ये काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को का कि वो राष्ट्रपति को सलाह देना और उसकी सहायता करना और राष्ट्रपति को उनके सलाह के अनुसार कार्य करना। राष्ट्रपति अपने दी गई सलाह को दोबारा भेज सकते हैं पुनर्विचार हेतु, परंतु उसके बाद उनको उस पर उसके अनुसार ही काम करना होगा। दूसरी तरफ आर्टिकल 163 है जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारे राज्यों के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में कि वो किस आर्टिकल के अंदर कार्य करेंगे। तो आर्टिकल 163 ये बतलाता है कि कैसे गवर्नर की सलाह और एडवाइस, एड एंड एडवाइस के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेगी। आर्टिकल 163। तो दोनों का जो आर्टिकल हो गया, ये आर्टिकल 74, इधर आर्टिकल 163। फिर आर्टिकल 75 है जो बाकी डिटेल, और इधर आर्टिकल 164 है। तो जो यूनियन के लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे
उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। और उसके बाद जो मंत्री नियुक्त किए जाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, जो वो आर्टिकल 74 में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास ये अधिकार है एड एंड एडवाइस का। जो बाकी जो मंत्री बनाए जाएंगे वो मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर बनाए जाएंगे। ये जो संख्या होगी, जो मेंबर्स होंगे, वो 15% से ज्यादा नहीं होंगे। जो 15% से, लोकसभा की 15% से ज्यादा ये मिनिस्टर नहीं हो सकते। ये हमारे 51 में संविधान संशोधन के द्वारा ये क्लॉज लाया गया था कि जो मैक्सिमम संख्या होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। पहले बहुत सारे, एक समय ऐसा भी आया था जब लगभग सभी लोगों को मिनिस्टर बना दिया जा रहा था, ABCD मिनिस्टर, बस केवल उनको प्रिविलेजेस देने के लिए, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को या MLAs को खुश रखने के लिए। इसके बाद यही आर्टिकल ये कहता है कि अगर वो 11वें शेड्यूल के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उनको मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा जब तक कि वो री इलेक्ट होकर वापस ना आए। इसके बाद हमारा एक यही आर्टिकल 75 कहता है कि जो हमारे मंत्री हैं वो तब तक ये ऑफिस रखेंगे जब तक वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में, ठीक है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक वो राष्ट्रपति के प्लेजर में है, जिसे प्लेजर डॉक्ट्रिन कहते हैं, इसको हम चर्चा करेंगे ये एग्जैक्टली क्या हमें बताती है। परंतु वो राष्ट्रपति के प्लेजर में जब तक रहेंगे तभी तक वो मंत्री बने रहेंगे। जो मंत्री परिषद होगी, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो काउंसिल पूरी तरह से लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली जिम्मेदार होगी। कलेक्टिवली वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ ये है कि यदि एक मिनिस्टर के खिलाफ, मान लेते हैं, एक उदाहरण ऐसा लेते हैं, एक मिनिस्टर के खिलाफ अगेंस्ट उसका रेजोल्यूशन पास हो जाता है या उसके द्वारा चलाया गया प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो उसका असर क्या पड़ेगा? पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसाइड करना पड़ेगा। पूरी सरकार, उस प्रस्ताव गिरने को पूरी सरकार के प्रति अविश्वास माना जाएगा, वो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रस्ताव मिनिस्टर रखता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो प्रस्ताव पारित हो। ऐसा नहीं कि भाई ये मेरे पास तो ये वाला मंत्रालय है नहीं, अगर डिफेंस मंत्रालय का प्रस्ताव गिरता है तो होम मिनिस्टर कहे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी सेहत पे क्या फर्क है ना। वो सब कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अगर एक गिरेगा तो सारे के सारे गिरेंगे, तो एक दूसरे को मेंटेन करना वो उनकी आपस की जिम्मेदारी है। उसको जो भी वेतन भत्ते हैं वो दिए जाएंगे और जैसे कि तय किया जाएगा, और ओथ सरकार प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाएगी। ठीक, और जितने महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं वो कैबिनेट के द्वारा लिए जाएंगे। ये हमारा आर्टिकल 75 हमें प्रोवाइड करता है। और दूसरी तरफ सेम इक्विवेलेंट सेम चीजें हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए दी जाती हैं आर्टिकल 164 के द्वारा। तो दो महत्वपूर्ण आर्टिकल हो गए 74, 75 और उधर 163, 64, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ब्रॉड गाइडलाइंस को तय करती हैं। उसके बाद आर्टिकल 76 की बात करें तो आर्टिकल 76 यहाँ पर हमें अटॉर्नी जनरल का प्रावधान देता है। एक व्यक्ति होता है, यूनियन के लिए कहलाता है वो, जो उसका वकील होता है, क्या बोलते हैं इसको, महाअभिव्यक्ता, न्यायवादी शायद, अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी बोलते हैं। वादी मुझे नहीं पता, ठीक है, जो भी बोलते हो, अटॉर्नी जनरल होता है। और ऐसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हम बहुत बार कर जाते हैं।
दोनों ही लीगल शब्द हैं, वकील के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं, अटॉर्नी और एडवोकेट। ठीक है, एडवोकेट होता है स्टेट के लिए, अटॉर्नी होता है यूनियन के लिए। बस इतना अंतर ध्यान रखना है कि अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन का जो सबसे बड़ा, सबसे उच्चतम लॉ ऑफिसर है, सबसे ऊपर बैठा हुआ लॉ ऑफिसर है, वो है अटॉर्नी जनरल। और स्टेट गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑफिसर है, वो है एडवोकेट जनरल। ये आर्टिकल 165 के तहत बनाया जाता है, ये आर्टिकल 76 के तहत बनाया जाता है। कौन व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है? वो व्यक्ति जो जज अपॉइंट करने किए जाने के लिए एलिजिबल हो, वो व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है। दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल वो बन सकता है जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए उपयुक्त, मतलब एलिजिबल हो, उपयुक्त या क्या बोले, उसके बाद वो अहर्ताएं होनी चाहिए। ये भी अपने प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के समय में, जैसे मिनिस्टर्स के लिए है, ऐसे ही ये भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के समय तक काम कर सकता है। ये इस पर प्लेजर ऑफ गवर्नर का जो डिक्टम है वो लागू होता है। इसका जो पद है, इसके जो रेम्यूनरेशंस हैं, वो प्रेसिडेंट द्वारा तय किए जाते हैं। जो राष्ट्रपति है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो अटॉर्नी जनरल के सैलरी तय करती है और यहाँ पर गवर्नर उसके वो तय करता है। जो ड्यूटीज ऑफ एंड फंक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल्स हैं, वो होते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना, क्या होता है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सभी न्यायालय या लीगल मैटर्स पर एडवाइज करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना कि आप ये करो, ये मत करो, ये सही नहीं रहेगा, ये लीगल नहीं है, ये लीगल है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना डिफरेंट न्यायालयों में। अगर कोई भी केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट चल रहा है तो उसकी सुनवाई को, उसको वहां वकील कौन खड़ा होगा? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल या उसका ऑफिस उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा जो भी लीगल ड्यूटी प्रेसिडेंट के द्वारा उसको दी जाए वो उसे करनी होगी। सेम चीज स्टेट के लिए ये एडवोकेट जनरल करता है। अब इनके पास इसको क्या क्या इसके बदले में मिलता है, क्या प्रिविलेजेस हैं? अटॉर्नी जनरल किसी भी भारत के किसी भी कोर्ट को अटेंड कर सकता है। कहीं भी कोई केस चल रहा हो तो उसे उसके ऑडियंस होने का अधिकार प्राप्त है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को वो अटेंड कर सकता है, उनको उसमें बोल सकता है, उनका हिस्सा भी बन सकता है अगर किसी कमेटी की कोई प्रोसीडिंग्स है, परंतु वोट नहीं दे सकता। इसको बस वोट देने का अधिकार नहीं होता। अपनी बात रख सकता है पर वोट नहीं दे सकता। और इसके अलावा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने का इसको अधिकार होता है। केवल क्रिमिनल केस ये नहीं कर सकता, क्रिमिनल केस के लिए इसको सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा अटॉर्नी जनरल होता है। हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके रिलेवेंस में दो और आर्टिकल हैं, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78। ठीक है, 77 एंड आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 दो और ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 77 जितनी भी कार्रवाई होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की, उनका संचालन इस आर्टिकल 77 के जरिए से होता है। तो राष्ट्रपति के नाम से सभी जो आदेश पारित होते हैं, गैजेट इशू होते हैं, दस्तावेज जो प्रमाणित किए जाते हैं, वो इस आर्टिकल के तहत वो किए जाते हैं। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के जो फंक्शन, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको डिफाइन करता है। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होता है, उसका कर्तव्य और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो राष्ट्रपति को जो भी संघ के यूनियन के जो भी एक्शंस हों, जो भी चीजें हों, उनको संघ के सभी चीजों को राष्ट्रपति को सूचित करे। अगर कोई विधायी प्रस्ताव है,
गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेटिव चेंज चाह रही है तो उसके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। इसके अलावा जो यूनियन के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं या कोई विधायी बदलावों संबंधी कोई प्रेसिडेंट द्वारा इंक्वायरी की जाती है, उनसे पूछा जाता है, तब वो उसकी सूचना उनको प्रदान करें। तो सभी जो फैसले होते हैं कैबिनेट को कि वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करें, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है कि प्रधानमंत्री को ये सभी काम करने होते हैं। तो ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कुछ बेसिक चीजें हैं कि हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिमंडल होता है वो कैसे काम करता है। मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होती है। जो मंत्रिमंडल द्वारा जो दी गई एडवाइस होती है वो हमारे प्रेसिडेंट को उसे मानना होता है, पर वो बाध्यकारी नहीं होती है, परंतु ये परामर्श बाद में, शुरू में ये क्लियर नहीं था, परंतु 42वें संशोधन के बाद इसको बाध्यकारी बना दिया गया। कोई भी हमारा अगर मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव भेजा है तो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। जैसे कल कोई गवर्नमेंट ये कहे कि हम इमरजेंसी लगाना चाहते हैं देश में, तो राष्ट्रपति उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उसको चेक के लिए दोबारा भेज सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पर तक किसी का कोई प्रश्न? सर मेरा एक क्वेश्चन था। पूछो। सर ये जो पीएम राज्यसभा से चूज किया जाता है, तो सर ये इसे प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए उसकी मेजॉरिटी पार्टी जो होगी उसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं क्या? जी बिल्कुल। जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसे जो विजयी दो दल है, ठीक है, जो दल बहुमत में होता है वो बहुमत वाला दल अपना नेता चुनता है किसी एक को, और उस नेता को चुनकर राष्ट्रपति उसके साइन लेकर वो राष्ट्रपति के आगे प्रस्ताव रखा जाता है कि भाई ये हमारा नेता है, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो वो क्या इसको इसलिए शब्द नहीं होता है। तो जो मान लीजिए संसद में इलेक्शन हुआ, बीजेपी के पास 300 सीट है, उनके पास 200 सीट है, तो जिनके पास 300 सीट है, जिसके पास मेजॉरिटी है, वो साइन कराएंगे और राष्ट्रपति के समक्ष अपना वो रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे कि जी हमने इनको अपना बहुमत से अपना नेता चुना है, तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो जो भी उनका नेता चुना जाएगा वो से फिर वो उसी को अपॉइंट करेंगे। और यहाँ पर कुछ विवेक की, अपने राष्ट्रपति के एक लिमिटेड विवेक की गुंजाइश है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी एक के पास बहुमत नहीं है, है ना, 2-3 दल है, किसी के पास 200 है, तो किसके पास मेजॉरिटी है ये कैलकुलेट करने का, ये जानने का राष्ट्रपति कोशिश कर सकता है, और उसको ये कह सकता है कि आपको जल्दी से जल्दी अपने को, अपनी मेजॉरिटी को ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, संसद भवन के अंदर में अपनी मेजॉरिटी को साबित करना पड़ेगा। कागज साइन कराने से कुछ नहीं होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आपको अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होगी। ठीक है सर, अटॉर्नी जनरल का कोई फिक्स टाइम पीरियड होता है क्या कि मतलब इतने टाइम तक रह सकते? नॉर्मली क्योंकि अपॉइंटेड पर्सन होते हैं तो उस गवर्नमेंट के साथ ही उसी एग्जीक्यूटिव के साथ अपॉइंट किए जाते हैं। तो अगर वो एग्जीक्यूटिव दोबारा जीत जाएगी तो शायद उनका कोई ऐसा कार्यकाल नहीं है। ये केवल राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट कर दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक आइडियाज को हम समझते हैं। एक तो बेसिक आइडिया प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को लेकर है कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या है हमारे इस सिस्टम में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या है। क्या प्राइम मिनिस्टर उनके हेड हैं,
क्या है प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारा जो सिस्टम है, जो इंटरनेशनल जुडिक्शन है, उसके अंदर में जो कन्वेंशन है वो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इज वन अमंग दी, आप उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य वो है, वो प्राइमस मेजरस, ठीक है। आप इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइम है, परंतु वो हेड का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं है। जो टोटल अकाउंटेबिलिटी की बात है, जैसे आज के समय में हम प्राइम मिनिस्टर करते हैं, पर जो हमारी जो सिस्टम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिमंडल होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेन होती है, जो प्रेसिडेंट को सलाह देती है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सलाह है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाते। तो हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और लिंक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो वन अमंग दी, इन पूरे सब के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी आपने दो चीजें सुनी होंगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हिंदी होती है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की गलत, मंत्रिमंडल। एक और शब्द आपने सुना होगा, वो होता है कैबिनेट। अब ये क्या चीज होती है कैबिनेट? सर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट ही होता है, सबसेट होता है एक। करेक्ट। तो हमारे जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल एक ब्रॉड बॉडी है। इसमें से कुछ विशेष मंत्री जो लगभग, जैसे इसमें कितने 75 से 80 तक, 70-75 मिनिस्टर तक हो सकते हैं। इसमें 15 से 20 मिनिस्टर होते हैं जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं, जो सीनियर होते हैं, एक्सपीरियंस के वाले होते हैं, जो पार्टी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस रखते हैं, उनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है कि आप कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर बनेंगे। और वो कैबिनेट के मिनिस्टर उस मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हुए भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो कैबिनेट होती है, ये हर हफ्ते अपनी लगभग हफ्ते में इस कैबिनेट की मीटिंग होती रहती है, और कैबिनेट मिलकर जितने सरकारी कार्यकाल होते हैं उनके बारे में चर्चा करती है और फिर डिसीजन लेके बाद में फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लूप में लेती है। क्योंकि जो 75 मिनिस्टर है वो बड़ा ग्रुप हो जाता है, तो उसकी हमेशा मैटिंग करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसकी कैबिनेट है, इसके अंदर एक छोटा सा ग्रुप होता है जो सारे डिसीजंस को लेता है। ये मंत्री परिषद की ज्यादा शक्तियों का कैबिनेट जो है यूज करती है, बाकी मिनिस्टर्स इनके फैसलों का पालन एक तरीके से करते हैं। और ये जो डिसीजन, जो जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं वो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, और एक तरह ये उन पर बाध्य होते हैं, पूरे मंत्रिमंडल पर बाध्य रहते हैं। ये हमारे जो मूल स्वरूप है उसका कैबिनेट ये हिस्सा नहीं है। तो ये हमारा जो है कैबिनेट होता है। तो इसके अंदर कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर होते हैं। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर्स की रैंक होती है कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज, और स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये 3 लेवल होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर वो होता है जो कैबिनेट का हिस्सा होता है। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब उसके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, उसके अधीन कोई नहीं है। परंतु जो बड़े मंत्री हैं, मंत्रालय है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो उसमें निर्मला सीतारमण इज दी कैबिनेट मिनिस्टर, ये कैबिनेट मंत्री हैं। और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, छोटे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री इनको बोलते हैं। तो वो उनके अंडर छोटे राज्य, 2 या 3 राज्य मंत्री रहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं। जैसे हमारे इसके स्टेट मिनिस्टर है अनुराग, जो पहले क्रिकेट बीसीसीआई में भी थे, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो ऐसे करके ये पूरा मंत्रिमंडल हमारा काम करता है, और इसको कैबिनेट मिनिस्ट्री बोला जाता है।
इसके अलावा कैबिनेट कमिटीज का एक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ने से पहले हम एक कैबिनेट कमिटीज की बात कर लेते हैं। हमारे जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनकी कुछ विशेष कमिटीज होती हैं जो कैबिनेट कमिटी। तो हमारी कैबिनेट कमिटीज हैं। कैबिनेट कमिटीज कुछ विशेष विषयों पर, ठीक है, जो भी जरूरत के विशेष विषय होते हैं उनके लिए काम करती हैं। डिफरेंट एरियाज इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे हम सबसे कॉमन जिसको जानते हैं वो जानते हैं जो एक्सपेंडिचर वाली है, जिससे के द्वारा हमारे जो किसानों को मूल्य दिया जाता है, एमआरपी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो मिनिमम एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, CCEA द्वारा दिया जाता है। कैबिनेट कमिटी ऑन एक्सपेंडिचर समथिंग, ऐसा कुछ नाम होता है उसका, तो उसके द्वारा दी जाती है। ऐसी कई सारी छोटी छोटी कमिटीज हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इश्यूज के लिए, राजनीतिक मामलों के लिए कमेटी रहती है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक मंत्रिमंडलीय कमेटी रहती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए रहती है। जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स का मिसयूज ना हो, इसके लिए एक कमेटी है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए एक कमेटी है, मंत्रिमंडलीय समिति है। एक्सपेंडिचर के लिए मंत्रिमंडलीय समिति है। तो ऐसी जो है 13 समिति हैं। 1994 में 13 समितियां थी और 13 में 10 समितियां काम कर रही हैं और वर्तमान में 2016 में लगभग 6 ऐसी समितियां हैं जो काम कर रही हैं, जिसमें पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए मंत्रिमंडलीय समिति है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, मंत्रिमंडल के अपॉइंटमेंट के लिए समिति है, सिक्योरिटी के लिए है, संसदीय मामलों के लिए कैबिनेट एक मंत्रिमंडलीय समिति है और एक आवास के लिए है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समितियां हैं। जी पूछिए आप सवाल। सर CCEA वही जो इकोनॉमिक के लिए होता है, इकोनॉमिक अफेयर जो है। बिल्कुल इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए जो कैबिनेट कमेटी है CCEA बोला जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कमेटियां हमारे कैबिनेट के अंतर्गत होती हैं जो काम करती हैं। ठीक, तो आप में से किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? नहीं तो फिर कल हम यहाँ से आगे पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगला हिस्सा वहां से शुरू होगा। अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो कर सकता है, नहीं तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। सर एक सॉलिसिटर जनरल होता है, वो एक बार थोड़ा सा बताइए। सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में क्या डिफरेंस होता है? अटॉर्नी जनरल जो होता है जो वो लॉ एडवाइजरी होता है। गिव मी सम टाइम, ठीक है, मैं एक बार देख के कल आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके सर, मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल में अंतर क्या है, या दोनों एक तो नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कल 10 बजे। थैंक यू सर।